Hello, friends. Welcome once again to my channel English Prose and Verse. Today is 19th of February 2024 और आज ही आप इंग्लिश का पेपर था 10th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी का पेपर था आज एमपी बोर्ड का। तो उस पेपर को मैं इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करके आपको आंसर्स बता रहा हूँ ताकि आप बहुत क्यूरियस होंगे कि भाई आपने कैसे अटेम्प्ट किया, उसका क्या क्या आंसर्स थे। खास तौर पे मैं क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन हाँ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसके आंसर्स मैं आपको सॉल्व करके या बता रहा हूँ, तो आप अपने चेक कर सकते हैं और एश्योर हो सकते हैं कि भाई हाँ आपने कैसे अटेम्प्ट किया है। सो लेट अस नॉट वेस्ट द टाइम एंड स्टार्ट सॉल्विंग द पेपर। ओके, मेरे हाथ में पेपर है तो मैं आपको एक एक रीड करके बताते जाऊँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन था आपका सेक्शन ए में, जो कि पैसेज के ऊपर क्वेश्चन था। ये रीडिंग स्किल्स का क्वेश्चन था। तो फर्स्ट क्वेश्चन का पहला जो क्वेश्चन था मेडिटेशन के ऊपर था ये पैसेज। तो मेडिटेशन हेल्प्स स्टूडेंट्स, तो चार ऑप्शन है ए बी सी डी, उसमें से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, टू इम्प्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन स्टडीज। मेडिटेशन हेल्प्स स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन स्टडीज, मतलब पहले का आंसर था ए। सो वी विल मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज, सेकेंड क्वेश्चन था द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज। तो इसका ऑप्शन था, उसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज फोकसिंग ऑन ब्रीदिंग। ब्रीदिंग पे फोकस करना, यानी कि सी ऑप्शन था फोकसिंग ऑन ब्रीदिंग। थर्ड क्वेश्चन आपको जो था, द वर्ड मेडिटेशन इज, आपको चार ऑप्शन पूछे थे कि भाई ये वर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है या नाउन है। तो मेडिटेशन इज अ नाउन, ये नाउन वर्ड है। तो तीसरे का जो आंसर है ऑप्शन डी है, दैट इज अ नाउन। फोर्थ क्वेश्चन आपको था, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स एन एबिलिटी टू कीप समथिंग इन माइंड। अगर अपने को एक एबिलिटी होती है दिमाग में किसी चीज को रखने की, तो उसको कहते हैं रिटेंशन। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो ऑप्शन आंसर है दैट इज बी, रिटेंशन। और फिफ्थ क्वेश्चन था, द अल्टीमेट चैलेंज दिस डेज इज टू, मतलब आज की तारीख में सबसे अल्टीमेट चैलेंज क्या है, वो चैलेंज ये है, मेक योर माइंड काम। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपको आपका माइंड स्थिर रखना चाहिए, और वो मेडिटेशन से हो सकता है। तो इसका ऑप्शन है बी, यानी कि पांचवे का आंसर है ऑप्शन बी, मेक योर माइंड काम। तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट क्वेश्चन के आपको पांचों क्वेश्चंस के आपको ऑप्शन मिल गए होंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी रीडिंग स्किल के ऊपर था। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वुमेन एजुकेशन के ऊपर था। जो सेकंड जो पैसेज है वो वुमेन एजुकेशन के ऊपर था। तो इसका मैं पहला क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना रहा हूं। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स डिमांड ऑफ मनी और अदर थिंग्स बिफोर और ड्यूरिंग द मैरिज। यानी कि इसका हिंदी में अगर अपन बात करें तो ये होता है कि भाई पैसे की डिमांड की जाती है शादी से पहले या शादी के दौरान, तो इसको अपन डाउरी कहते हैं या दहेज कहते हैं। तो सेकंड का फर्स्ट का क्वेश्चन का जो ऑप्शन आंसर है दैट इज अ बी, एंड दैट इज अ डाउरी। डाउरी का मतलब होता है दहेज, है ना, पैसे मांगे जाते हैं शादी से पहले या शादी के दौरान। तो इसका आंसर है, फर्स्ट का आंसर है बी, डाउरी। ठीक है, वी विल मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन, वुमेन एजुकेशन। अब इसके चार ऑप्शन है। हेल्प्स ए नेशन बिकम्स फुल्ली डेवलप। भाई अगर महिलाएं अगर पढ़ लिख जाती है ना, महिलाओं का साक्षरीकरण अगर हो जाता है, उनका एजुकेशन अगर हो जाता है, लिटरेसी रेट अगर बढ़ जाता है, तो नेशन जो है, देश फुल्ली डेवलप हो जाएगा। ये भी आंसर सही लग रहा है। ब्रिंग्स डाउन द रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी, यानी कि ये भी मतलब असमानता को बराबर करेगा वो। हेल्प द सोसाइटी इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ आवर पीपल। तो इसका आंसर ये तीनों है, मतलब ऑल ऑफ दिस, ए बी एंड सी। तो सेकंड, वुमेन एजुकेशन, ये सारे काम करता है, नेशन को डेवलप करता है, क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी का जो रेशियो है उसको नीचे कर देता है, और
समाज का उत्थान करता है, अपलिफ्टमेंट करता है। इसलिए सेकंड जो है वुमेन एजुकेशन का जो आंसर है ऑप्शन डी, जो कि ऑल ऑफ दिस ए बी एंड सी यानी तीनों ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। द अबव पैसेज इज मेनली अबाउट, तीसरा क्वेश्चन है कि ये जो पैसेज है किसके बारे में, किसके ऊपर है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज अ वुमेन एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन के ऊपर है, महिला को शिक्षित करने के ऊपर है, तो ऑप्शन सी है। थर्ड का ऑप्शन सी आंसर है वुमेन एजुकेशन। अब फोर्थ क्वेश्चन पे अपन आते हैं। अकॉर्डिंग टू द ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब, इफ यू एजुकेट ए मैन, अगर अपन हिंदी में भी इसी कहावत है वैसे कि अगर एक पुरुष पढ़ता है तो एक पीढ़ी सीख जाती है या संवर जाती है, लेकिन अगर उस घर की महिला अगर पढ़ी लिखी है तो उसकी 7 जनरेशन का मतलब तरक्की हो जाती है, आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ पे लेकिन अफ्रीकन प्रोवर्ब का, अफ्रीकन कहावत का जिक्र किया है, इफ यू एजुकेट ए मैन देन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, यानी कि एक ही व्यक्ति शिक्षित होता है। तो इसका ऑप्शन है, फोर्थ का ऑप्शन है डी, एजुकेट एन इंडिविजुअल। फिफ्थ क्वेश्चन है आपको, वी शुड यूज एजुकेशन एज अ वेपन, यानी कि एजुकेशन को अपन ने एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके ऑप्शन जो है, टू ए ऑप्शन इसका आंसर है टू इंप्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ आवर वुमेन, यानी कि ऑप्शन ए इज द आंसर ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर चाहो तो मैं आपको रिपीट कर देता हूं। सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका ऑप्शन बी आंसर है, दैट इज अ डाउरी। सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दिस ए बी सी। तीसरे का ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज द वुमेन एजुकेशन। चौथे का आंसर है डी ऑप्शन, एजुकेट एन इंडिविजुअल। और पांचवे का है वी शुड यूज एजुकेशन एज अ वेपन टू इंप्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ आवर वुमेन। तो ये पहले 2 क्वेश्चन जो थे दोनों पैसेज के ऊपर थे और ये रीडिंग स्किल के ऊपर थे। जो ऑब्जेक्टिव है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। बाकी क्वेश्चन आंसर तो अपन यहाँ पे डिस्कस करना थोड़ा सा मुमकिन नहीं है। तीसरा क्वेश्चन था आपको कि स्मॉल पैराग्राफ गुड हैबिट्स के ऊपर लिखना है। तो अगर आपने एक एक पॉइंट के ऊपर एक एक 2-2 सेंटेंस भी लिखे होंगे, 75 वर्ड्स का ये पैसेज था, तो 3 नंबर के लिए एक एक 2-2 लाइन लिखने की आपको आवश्यकता थी। यू नीड टू राइट ओनली 1 or 2 सेंटेंसेस ऑन ईच गिवन पॉइंट। जैसे भाई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, भाई वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आवर डे स्टार्ट्स विद द हैप्पीनेस। And do some exercise. We should do some exercise regularly. Have a healthy breakfast. The breakfast is very necessary to increase our metabolism activity. And in the morning, everybody needs a breakfast because our body needs some vitamins or mineral, and that can be fulfilled with the help of breakfast. It is very compulsory to take a breakfast daily. So इस तरीके से छोटी छोटी जो अच्छी आदतों के ऊपर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक पॉइंट के ऊपर अगर आपने 2-2 लाइन भी लिखी होगी तो आपके 75 वर्ड्स आराम से। इंग्लिश में एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि वर्ड लिमिट हमेशा याद रखनी चाहिए। 75 वर्ड्स का है तो 75 वर्ड्स में अपने को उसको कंप्लीट करना रहता है। और हमेशा ये भी देखना चाहिए कि भाई मार्क्स अलाउटेड कितने। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट वी हैव टू मेंटेन द वर्ड लिमिट एंड दैट इज 75 वर्ड्स। तो आई होप यू मस्ट हैव डन दिस इजी क्वेश्चन। सो वी विल मूव। अब सेक्शन बी जो है वो राइटिंग स्किल के ऊपर है, तो वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन जो है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इसके ऊपर आपको नोट्स बनानी थी। नोट्स बनाते समय हमेशा आपको ये याद रखना चाहिए कि नोट शुड बी इन अ पॉइंट वाइज नोट लिखने होते हैं। कि जैसे भाई सोलर एनर्जी के ऊपर आपने लिखा तो भाई इट इज गुड फॉर एनवायरमेंट, इट डज नॉट इमिट हार्मफुल गैसेस, मतलब इट कॉम्बैट्स द ग्लोबल वार्मिंग। मतलब ऊपर आपने सोलर एनर्जी लिखा, 1 2 3 पॉइंट करते करते आप जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, नोट्स के मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स। इफ यू राइट ए होल सेंटेंसेस देन यू मे नॉट गेट अ मार्क्स। क्योंकि बच्चों इसमें ऐसा रहता है कि अगर आप सेम सेंटेंसेस लिखेंगे तो फिर वैल्यूएटर ये सोचेगा कि भाई आपने अपना स्किल क्या इस्तेमाल किया। इसलिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, नोट्स होते हैं, वही लिखना रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है गिव ए सुटेबल टाइटल। तो सुटेबल टाइटल बहुत सिंपल था। इसमें आप 2-3 टाइटल लिख सकते हैं, लाइक बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी। सबसे आसान टाइटल था, दिया भी है, फर्स्ट लाइन में ही दिया है कि बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी। आप यू कुड गिव द टाइटल एज एडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी,
या फिर अगर आपको और अच्छा लिखना है, द बेस्ट एनर्जी सोर्स दैट इज अ सोलर एनर्जी और द बेस्ट नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज अ सोलर एनर्जी। लेकिन सिंपल वे में आप बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी, एडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी भी लिख सकते। डेफिनेटली यू विल गेट द मार्क्स फॉर दैट। फिफ्थ क्वेश्चन था, प्रिंसिपल को लिखना था और आपका नाम जया है, तो इसमें आपको एड्रेस वगैरह लिखने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको डेट लिखना है, टू लिखना है, टू द प्रिंसिपल। नेम ऑफ द स्कूल दिया है, गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन को लिखना था। आपको ये बिलीव करके चलना होता है कि यू आर ए स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी टू उज्जैन। टू द प्रिंसिपल के बाद ये वाला नाम लिखना चाहिए था। और सब्जेक्ट में आपका आ जाएगा एन एप्लीकेशन requesting the principal or an application to grant 3 days leave so as to attend elder brother's marriage, that is the subject। तो ये आपने बहुत बार लिखा होगा, तो आई होप यू हैव डन दिस। आपके ऐसे के जो पॉइंट थे वो बहुत सरल थे। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज था, से वाटर था, माय हॉबी था, भाई माय हॉबी गार्डनिंग वगैरह आप लिख सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि साइंस इन डेली लाइफ, तो ये जो ऐसे आपने 5th 6th 7th 8th 9th बहुत बार लिखा होगा, तो यू मस्ट हैव अटेम्प्टेड दिस। नहीं तो फिर इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स और स्पोर्ट आपको और भी था, लेकिन आपको यहाँ पे भी वापस 150 वर्ड्स में ये लिखा था। मतलब 150 वर्ड्स, जनरली 50 वर्ड्स का एक पैराग्राफ होता है, तो 3 पैराग्राफ के लगभग, एंड इट कैरीज 5 मार्क्स। सो नाउ सेक्शन सी, ग्रामर। तो ग्रामर थोड़ा सा ट्रिकी दिया था उन्होंने इस बार, लेकिन कुछ बच्चों को आसान भी लगा होगा, लेकिन कुछ बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल गया होगा, आई थिंक सो। तो 7th क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं बच्चों अपन। तो फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है और इसमें आपको 7 क्वेश्चन दिए और आपको अटेम्प्ट करना है एनी 5। तो फर्स्ट मैं पढ़ रहा हूं, आई डैश रीड दिस बुक यस्टरडे। ठीक है, तो यहां पे आपको ऑप्शन है रीड, रीडिंग और रीड्स। ठीक है, यहां पे जब आप ये सॉल्व करते हैं ना, तो यहां पे आप रूल ऑफ एलिमिनेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रीड्स आएगा नहीं, आई के बाद में रीड्स कभी नहीं आएगा। एस जब लगता है वर्ब को तो जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर होता है, तो रीड्स एलिमिनेट हो गया। रीडिंग इसलिए नहीं आएगा कि रीडिंग से पहले आई एम रीडिंग। अच्छा, आई एम रीडिंग इसलिए भी नहीं आएगा क्योंकि सामने वाला एस्टरडे की बात कर रहा है, यानी कि सिंपल पास्ट का क्वेश्चन सेंटेंस है। तो यहां पे पहला ऑप्शन है आई रेड, लेकिन अपन इसको प्रोनाउंस करेंगे रीड रीड रीड, तीनों फॉर्म्स के सेम होते, बट व्हेन यू टॉक अबाउट द पास्ट टेंस यू प्रोनाउंस दिस वर्ड एज अ रेड। आई रेड दिस बुक यस्टरडे। सो फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज अ रीड, बट वी विल प्रोनाउंस इन द सेंटेंस एज अ रेड। सो फॉर फर्स्ट आंसर है रेड, ऑप्शन ए। सेकंड, डैश यू वर्क हार्ड यू विल फेल। यहां पे डैश यू वर्क हार्ड यू विल फेल, तो आपको लिखना था अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। अद्यपि नहीं, अगर यदि तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। तो यहां पे आना चाहिए अनलेस, इफ नहीं आएगा, यहां पे अनलेस आना चाहिए। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। सो सेकंड का आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज अनलेस। थर्ड क्वेश्चन है योर फादर इज सीरियसली इल। भाई योर फादर इज सीरियसली इल, यू डैश गो होम। तो ऐसे में आपको लिखना चाहिए इसका आंसर यू मस्ट गो होम। शुड का मतलब भी भाई तुम्हें घर जाना चाहिए, लेकिन मस्ट में क्या हो जाता है, एक ऑब्लिगेशन आ जाता है, एक डिटर्मिनेशन आ जाता है, एक कंपल्शन आ जाता है। इसलिए यहां पे यू मस्ट गो होम मतलब भाई आपके पापा बहुत ज्यादा बीमार है तो तुम्हें बिल्कुल घर जाना ही चाहिए, इसके ऊपर जोर है, इसलिए इसका आंसर आएगा मस्ट। तो तीसरे का आंसर है मस्ट। फोर्थ क्वेश्चन इज माय फादर इज ए रिटायर और रिटायरिंग। रिटायरिंग नहीं आएगा, रिटायर नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए रिटायर्ड टीचर। माय फादर इज अ रिटायर्ड टीचर, सो आंसर इज ऑप्शन ए रिटायर्ड। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ डैश टाइम इज लेफ्ट, कि भाई कितना टाइम बचा है। तो टाइम जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है जिसको अपन काउंट नहीं कर सकते हैं। मैनी वहां लगाते हैं अपन जहां पे अपन काउंट कर सकते हैं, लेकिन मच जो है वो वहां पे अपन काउंट नहीं कर सकते। तो हाउ मच टाइम,
हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, तो यहां पे आंसर आएगा सी ऑप्शन। तो फिफ्थ का आंसर है हाउ मच। सिक्स्थ क्वेश्चन है ही एक्सक्लेम्ड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। अपन बोलते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल सील, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैच, है ना। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको ए लगाना है आर्टिकल, सो आंसर इज ए, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। एंड लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये डिग्री वाला क्वेश्चन है, और खास तौर पे ये क्वेश्चन है कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, तो यहां पे मोर इंटेलिजेंट आएगा। शी इज मोर इंटेलिजेंट दैन एनी अदर गर्ल। सो दिस सेंटेंस इज अ कंपैरेटिव डिग्री। एडजेक्टिव होते हैं, उसके 3 फॉर्म होते हैं, आपको पता है। तो ये ना पॉजिटिव डिग्री का है ना सुपरलेटिव डिग्री का है, बट दिस सेंटेंस इज ऑफ comparative degree and answer is option B, that is a more intelligent. Sita is more intelligent than any other girl. तो ये सेक्शन सी का 7th वाला क्वेश्चन अपने ग्रामर से पढ़ा। आई होप यू अंडरस्टूड द आंसर्स। वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, और ये है डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड का मतलब होता है, डू एज डायरेक्टेड का मतलब, हालांकि आपको थोड़ा सा उल्टा दिख रहा होगा, खैर मैंने जल्दी में थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ ताकि क्यूरियोसिटी रहती है आपको, तो मैं उसके आंसर्स बताने के लिए मैं सिर्फ आपको वीडियो ये बना रहा हूँ। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सो क्वेश्चन नंबर 8 है डू एज डायरेक्टेड, है ना। डू एज डायरेक्टेड का मतलब, अच्छा इसमें भी एनी 5 आपको 5 ही अटेम्प्ट करने थे, सो लेट अस डू इट, है ना। तो 8 क्वेश्चन का पहला है ही नोज मी, और इसको आपको करना है पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई मी का आई हो जाएगा, तो इसका आंसर है आई एम नोन टू हिम। आई एम नोन टू हिम, यहां पे बाय नहीं लगाना है अपने को, आई एम नोन टू हिम मतलब मैं उन्हें जानता हूं, तो आई एम नोन टू हिम। तो यहां पे ये आंसर आएगा, और आई के बाद में नेचुरली एम आएगा। और सेंटेंसेस ये कौन सा है, ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। सिंपल प्रेजेंट का आपको पैसिव बनाना है, सो आंसर इज आई एम नोन टू हिम। लेकिन किसी ने अगर आई एम नोन बाय हिम भी किया लिखा होगा तो भी आई थिंक ये करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल बाय लगता है। सो अगर किसी ने बाय लगा भी दिया होगा तो आई होप इट इज दैट आंसर विल बी कंसिडर्ड ऑल्सो, सो डोंट वरी। सो वी विल मूव ऑन सेकेंड क्वेश्चन। आपको रीअरेंज करना है, देखिए मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाना है, तो मेरे हिसाब से ये जो आंसर आएगा, सम गर्ल्स वेर मेकिंग ए नॉइज इन द क्लासरूम। सम गर्ल्स वर मेकिंग ए नॉइज इन द क्लासरूम, ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, सम गर्ल्स वेर मेकिंग ए नॉइज इन द क्लासरूम, ठीक है। वी विल मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन, वी आर लिविंग इन दिस सिटी, ठीक है। अब देखिए वी आर लिविंग इन दिस सिटी, अगर इतना ही सेंटेंस होता तो ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट का माना जाता, लेकिन यहां पे लगा है सिंस यानी कि 2005 से, जहां पे अपन सिंस और फार जब लगाते हैं तो दैट सेंटेंस बिकम परफेक्ट कंटिन्यूअस, मे बी प्रेजेंट और वॉट एवर, बट ये जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको पता है वी सब्जेक्ट है, तो इसके बाद लगेगा वी हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005, ठीक है। आपको समझ में आया, वी हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005। सो द सेंटेंस विल बिकम, हालांकि वो टेंस का क्वेश्चन था, तो आपको बाकी उन्होंने दूसरे तरीके से दिया, आपको ये नहीं बताया कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करो, उन्होंने ये बोला कि करेक्ट करो। तो थोड़ा सा ट्विस्ट तो था पेपर में, एनीवे, लेकिन बोर्ड है तो करते हैं, अपन क्या कर सकते हैं उसमें, ठीक है। आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, अब इसको अपने को क्या करना था, इंटरोगेटिव करना था। इंटरोगेटिव में आपको पता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको पहले लगाया जाता है, तो यहां पे आपको डू जो है डू ही लगेगा। सो डू आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, बाद में डू लगाना भी जरूरी है, ठीक है। यहां पे सपोर्टिव वर्ब भी डू है और हेल्पिंग वर्ब भी, हेल्पिंग वर्ब भी डू है और मेन वर्ब भी डू है, दूसरा कोई वर्ब नहीं है, तो इसलिए सेकंड वाला डू लगाना जरूरी। डू आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली एंड क्वेश्चन मार्क, ऑलवेज इन द केस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस यू मस्ट पुट ए क्वेश्चन मार्क। सो डू आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, आई होप यू हैव डन इन द सेम मैनर। फिफ्थ था
टू फाइंड एरर्स इन अदर्स इज इजी। अब ये रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट आपको बोला गया था, तो सिंपल था ये, जो इज होता है उससे पहले आप इट लगा दो, तो क्या बनेगा सेंटेंस बेटा? इट इज इजी टू फाइंड एरर्स इन अदर्स। इफ यू वांट टू स्टार्ट विद द सेंटेंस इट बिगिनिंग विथ इट, यानी कि इट से आपने को शुरुआत करनी है, तो इट से अपने को शुरुआत करनी पड़ेगी। सो सेंटेंस विल बिकम और आंसर विल बिकम इट इज इजी टू फाइंड एरर इन अदर्स। ये जो सेंटेंस होता है माय डियर स्टूडेंट्स, तो जनरली ये जेरंड और इन्फिनेटिव को चेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं ना, तो यहाँ पे टू फाइंड, ये टू फाइंड का है, इन्फिनेटिव है, नॉन फाइनाइट वर्ब जो होते हैं, तो ये टू फाइंड जो है यहाँ पे इन्फिनेटिव है। तो जनरली इन्फिनेटिव और जेरंड को जब अपन ट्रांसफॉर्म करते तो इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। सो okay, so you got it, I think. So Lencho wrote a letter to God and Lencho was a peasant. तो इसको दो तरीके से आप लिख सकते हैं। Lencho wrote a letter who was a peasant। भाई लेंचो दो बार आ रहा है तो उसको जरूरत नहीं है, तो एक सेकंड वाला जो लेंचो उसको आप हु लगा लो, इस तरीके से आप कर सकते हो। Lencho wrote a letter who was a peasant, और आप उसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर होते हैं, सो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि लेंचो वॉज अ पेसेंट हु रोट ए लेटर टू गॉड। सो ये आपका रिलेटिव क्लॉज हु से आपका सेंटेंस बन जाएगा। और लास्ट वाला जो सेंटेंस था आपका, सेवेंथ वाला जो क्वेश्चन था, माई सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट एंड शी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो आपको पता है कि इसको सो दैट में बनाने के लिए जो वेरी होता है वहां पे अपने को सो लगाना होता है, और इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, उसके बाद में अपने को दैट लगाना होता है। तो सेंटेंस विल बिकम माई सिस्टर इज सो इंटेलिजेंट दैट शी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। आई विल रिपीट द आंसर, माई सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट, माई सिस्टर इज सो इंटेलिजेंट दैट शी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। हालांकि अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सो दैट देंगे और अपने को टू करना रहेगा, बट कभी कभी ये वाला भी, वैसे ये बेसिक है, इसके बाद सो दैट से टू बनता है। तो आई होप यू मस्ट हैव डन दिस आल्सो। क्वेश्चन आंसर के बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, जो ऑब्जेक्टिव है वो मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। तो अपन लेट अस मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज चूज द करेक्ट आंसर। और वो ये जो चीजें हैं ये अपने बुक से है, यानी कि फर्स्ट फ्लाइट से ये सारे क्वेश्चन दिए। तो फर्स्ट 10th का 4 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप के। व्हाई डिड लेंचो गेट ओनली 70 पेसोस? लेंचो को सिर्फ 70 पेसोस ही क्यों मिले? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पोस्टमास्टर ने बहुत कोशिश करी और एम्प्लॉयज ने मिलकर जितने पैसे इकट्ठा हो सकते उतने उन्होंने इकट्ठा किए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द postmaster could collect only 70 pesos for an act of charity, because it was an act of charity. They just wanted to help Lencho to keep his faith intact in God. गॉड के अंदर जो उसका विश्वास रहता है उसको करने के लिए उन्होंने इकट्ठा किया, और वो 70 ही कर पाए थे। सो दिस इज द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है एनी फ्रैंक डायरीज के ऊपर ये क्वेश्चन है। व्हेन एनी फ्रैंक डिसाइड्स टू राइट ए डायरी, शी वॉज 13 साल की बच्ची थी, आपको पता है। सो ऑप्शन बी है 13-year-old school girl. When she started writing a diary, she was 13-year-old school girl. तो ऑप्शन बी इज द आंसर। द प्रपोजल इज a one act play about. ठीक है, तो ये बिल्कुल किसके बारे में था? आप सभी जानते होंगे, रशियन वेडिंग कल्चर। क्योंकि जो नतालिया चेकोव वगैरह जो आपके जो ये है, तो उससे पता चलता है कि वो रशियन ड्रामा था। सो इट्स अ रशियन वेडिंग कल्चर। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। एंड लास्ट वाला था 10th में इन साउथ अफ्रीका इज, ऑप्शन डी इसका आंसर है, एन ऑटम डे। इट वॉज एन ऑटम डे। ऑटम एक सीजन होता है, तो चौथे का आंसर था ऑप्शन डी, एन ऑटम डे। विल मूव ऑन टू 11th ए। तो ये बेकर ऑफ गोवा के ऊपर ये पैरा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आई विल डिस्कस, मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वेर रिकॉर्डेड ऑन। तो बेकर के जो मंथली अकाउंट्स होते हैं तो वो लोग क्या करते थे, आपको पता है कि वो
पेंसिल से वॉल के ऊपर रिकॉर्ड करते कि हमने कितने दिन ब्रेड लिया. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सम वॉल इन पेंसिल. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. सेकंड ऑप्शन पे अपन जाते हैं. विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स ए प्लीजेंट फैट बॉडी. तो फैट बॉडी के लिए जो शब्द है प्लम. प्लम फिजिक यहाँ पे दिया भी है, तो आंसर इज ए, दैट इज द प्लम. ठीक है. और द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व बिकॉज, है ना, बेकर की फैमिली कभी भी स्टारवेशन यानी कभी वो भूखा वगैरह नहीं रहते थे. इसका रीजन ये था कि उनका बिजनेस बहुत ही अच्छा चलता था. सो बेकिंग वॉज ए, आंसर है ऑप्शन बी, बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन. उस जमाने में ये बहुत ही प्रॉफिटेबल, क्योंकि एवरीबडी यूज्ड टू जस्ट लव द ब्रेड एंड ऑल. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, मतलब ये 11th का ए क्वेश्चन था. नाउ बी क्वेश्चन जो है ये पोएम का है, और नेचुरली ये जो पोएम है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, सो दिस पोएम इज अमेंडा. अमेंडा का जो पोएम है वो ये पोएम का एक्सट्रैक्ट है, या छोटा सा स्टांजा उन्होंने लिया है. तो फर्स्ट है, फ्रॉम विच पोएम ऑफ योर टेक्स्ट दिस हैज दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन. सो नेचुरली द आंसर इज अमेंडा. अमेंडा इज द आंसर, सो दैट इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट. सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है, द वर्ड ऑर्फन मीन्स. ऑर्फन का मतलब हिंदी में आपको पता है, ऑर्फन का मतलब अनाथ होता है. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ए चाइल्ड हैविंग नो फादर एंड मदर. मतलब ऐसा बच्चा जिसके माता पिता दोनों नहीं है, मतलब एक तरह से वो अनाथ है, उसको ऑर्फन कहते हैं. सो इसका जो आंसर है सेकंड का बी आंसर आएगा, दैट इज ए चाइल्ड हैविंग नो फादर एंड मदर. एंड थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द गर्ल एक्चुअली वांट. अमेंडा एक्चुअली क्या चाहती है. सो ऑप्शन ये है कि शी वांट्स फ्रीडम एंड साइलेंस. ऑप्शन ए. अमेंडा हमेशा कंप्लेन करती है कि भाई मेरी माँ हमेशा मुझे डांटती रही थी, तो वो एक आज़ाद, और इसलिए वो फिर वो क्या करती है, ड्रीमिंग करती है कि मैं कभी मरमेड बन जाऊँ, कभी फेरी टेल की रैपुंजेल बन जाऊँ. तो वो उसको फ्रीडम चाहिए रहता. तो आंसर इज करेक्ट, आंसर इज शी वांट्स फ्रीडम एंड साइलेंस. तो बाकी तो आपके क्वेश्चन आंसर है जिसके बारे में डिस्कस करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. बस जस्ट आई थॉट दैट जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है मैं आपको बताऊं, ताकि हो सकता है बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते, तो आपका जस्ट कंफ्यूजन दूर करने के लिए जल्दी में मैंने आपको ये बता रहा हूँ और ये वीडियो शूट कर रहा हूँ. आई होप you will clear your doubts or confusion. So thank you. Just check it out the answers and be sure. Thank you very much for watching this video. और बेस्ट ऑफ लक फॉर, और आपका नेक्स्ट पेपर जो साइंस का है उसके लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. डू योर बेस्ट इन योर साइंस पेपर. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू विजिट माई चैनल once again. Thank you. Take care. Bye.